Hello dear students, I am YN Krishna sir. I hope कि all of you well. Dear students, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो है आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बताया था और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी बात किया था। जैसे फंडामेंटल थ्योरम एप्लीकेशन में हमने आपको एचसीएफ निकालना, कैसे उस थ्योरम का यूज करके हम एचसीएफ निकालते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमें कंटिन्यू करना है उसी के आगे कंटिन्यू करना है। तो मैं अब एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो उसी फंडामेंटल थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन है। तो सेकंड एप्लीकेशन जो आपका है वो ये है कि प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ द गिवन नंबर्स। अब आपको क्या करना है कि अब जो नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम है वो अगली एक्सरसाइज जो है उसमें जो प्रॉब्लम है वो आपकी ये है कि आप कैसे, हाउ यू प्रूव एनी गिवन नंबर इज इरेशनल, यानी किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है, ये आपको अगला टॉपिक पढ़ना है। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको रिवाइज कर लेना चाहिए और उसको आप जानते भी हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। तो आप जानते हैं अगर इरेशनल नंबर पढ़ना है हमें, तो हमें सबसे पहले इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम उसको प्रूव कर सकते हैं। प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, को प्राइम पता होना चाहिए, यानी कि वो सारी चीजें, फैक्टराइजेशन, वो सब कुछ हमें अगर क्लियर होगा तभी हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रा करना, वो सारी चीजें तो हम आपको क्लास 9th में पढ़ाते हैं, लेकिन 10th में हमें क्या करना है, 10th में हमारे यहाँ जो सिलेबस है वो इरेशनल नंबर को कैसे, यानी किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करना। जैसे मान लो √2 इरेशनल नंबर है, तो हाउ यू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए उससे पहले हम आपको कुछ और चीजें बता देते हैं जिसको आपके बारे में पता भी है। देखिए, आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, ये जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर आप जानते हैं। तो हम यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड रेशनल नंबर के बारे में बताना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, वो चीज आप पहले जान लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए, रेशनल नंबर P बाई क्यू, तो रेशनल नंबर तो P बाई क्यू का फॉर्म होता है, जहां P और Q क्या होता है, Z यहाँ इंटीजर होता है, Z का सेट जो होता है वो इंटीजर होता है, इसीलिए P और Q बिलोंग करेगा कहां से, Z से, यानी कि आप लिखते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन है, ये पूरी किसकी है, ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन है ये, कि कोई भी नंबर P बाई क्यू फॉर्म में होगा जहां P और Q इंटीजर्स होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। अब यही रेशनल नंबर क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। यही रेशनल नंबर क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। वही लिखा हुआ है कि यार रेशनल नंबर P बाई क्यू इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यही रेशनल नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। क्या कंडीशन है, इफ P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी कि सीधा सीधा P और Q क्या होना चाहिए, Q प्राइम होना चाहिए। जहां पर एचसीएफ ऑफ P एंड Q होगा, अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो क्लियर है कि इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 आएगा। तो यानी कि उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होगा तो वहां पर P और Q क्या होगा, उसका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। तो ऐसे नंबर, ऐसे रेशनल नंबर जिसमें P और Q को प्राइम होते हैं, यानी कि उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होता है, उस नंबर को हम स्टैंडर्ड रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये तो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर की बात हुई, जो कि आप ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन में थोड़ा सा एडवांस पार्ट जोड़ दिया गया है, क्योंकि अभी हम इसका प्रूफ में, रेशनल नंबर को प्रूफ करने में इसका यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब जब रेशनल नंबर पढ़ लेते हैं तो आपको इरेशनल नंबर की जरूरत पड़ती है। तो इरेशनल नंबर आप जानते हैं कि अ नंबर विच आर नॉट रेशनल इज नोन एज द इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5 ये सब नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे पाई इरेशनल है, लेकिन 22/7 जो है 22/7 ये इरेशनल है। तो अब जनरली आप देखें तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, अगर आप ये देखें कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर, तो आप जो डिफिनीशन पढ़े हैं उसी डिफिनीशन को हम और जनरलाइज फॉर्म में यहां लिख दें, तो द नंबर विच नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ऐसा कोई नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉट रिपीटिंग हो, यानी कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं।
अगर ये आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप 9th क्लास में जो नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ इससे पहले उसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा, उससे आप जो है इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि व्हाट इज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर। तो वो सारी चीजें आप जान सकते हैं। बाकी यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है कि अ नंबर विच आर नॉट रेशनल विच इरेशनल, या फिर दूसरी बात याद रख लीजिए कि अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा वही आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर होगा, सॉरी इरेशनल नंबर होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, पहली कंडीशन। दूसरी की वो रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी आता है रेशनल में जब आप सॉल्व करते हैं तो, लेकिन इरेशनल में वो नॉन रिपीटिंग होगा। पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये मतलब इरेशनल नंबर की डिफिनीशन है। तो अब अगर ये दो बात अगर आप समझ गए हैं तो हमें जो प्रूव करना है, उसमें प्रूव करने के लिए हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है उसमें भी और यूज होने के लिए कुछ नोट्स है। आप इस नोट को भी देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। तो ये नोट है कि द सम आर डिफरेंस, ये भी आप क्लास देखिए, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सब क्लास 9th की चीजें हैं, ये सब चीजें क्लास 9th में है। लेकिन मैं आपको चूंकि आगे अभी जब क्वेश्चन कराएंगे हम, जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ है इस टॉपिक पर, उसमें इन सबका यूज है। ये जितनी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ ये सभी 9th क्लास में हम आपको पढ़ाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप उसको देखना चाहते हैं तो आप वीडियो में 9th क्लास की वीडियोस देख लीजिए नंबर सिस्टम में, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जो 9th क्लास का पहला वीडियो है तो ये है। अब यहाँ नोट कुछ है, ये भी आप जानते हैं कि द सम आर डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। आप यहाँ याद रखो कि कभी भी रेशनल और इरेशनल का सम और डिफरेंस जो होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। क्या होगा, अभी आगे यूज करेंगे हम कंट्राडिक्ट फॉर्म में, तो उस चीज को समझिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर का सम जो होता है, सम और डिफरेंस जो होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। तो पहला पॉइंट यही है कि सम और डिफरेंस आर द नंबर ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। दूसरा पॉइंट है कि द प्रोडक्ट एंड कोसेंट, कोसेंट का मतलब डिवीजन की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट और कोसेंट वो दोनों क्या होते हैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर पर रेशनल और इरेशनल का इरेशनल होता है। तो द प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो कोसेंट और प्रोडक्ट भी क्या होगा, इरेशनल होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे अगर आपको लिखना हो, इस प्रॉपर्टी को आप समझ सकते हैं, जैसे मैं इसको रफ कर दे रहा हूं रेशनल नंबर को। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि आप मान लो कोई रेशनल ले लो, तो 2 रेशनल नंबर है ना, और रूट 5 क्या है, इरेशनल है। अगर इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस लगा दो, तब ये इरेशनल बन गया। 2 प्लस रूट 5 क्या है, इरेशनल है। 2 माइनस रूट 5 क्या है, इरेशनल है। अब अगर 2 इंटू रूट 5 करिए, यानी कि ये इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट 5, क्या आ जाएगा 2 रूट 5। तो 2 रूट 5 भी क्या है, ये इरेशनल है, जबकि 2 रेशनल है, रूट 5 इरेशनल है। ऐसे ही डिवीजन अगर करेंगे रूट 5 बाई 2, रूट 5 बाई 2 या 2 बाई रूट 5 या 2 बाई रूट 5, ये दोनों क्या है, इरेशनल है। ये कोसेंट का रूल है। ये किसका रूल है, कोसेंट का रूल है। तो ये दोनों नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। अब ये आगे जब आप ये प्रॉब्लम हम कराएंगे तो वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम अपनी प्रॉब्लम पर आते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। और इस टॉपिक से जो आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यदि कि इस लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा बोर्ड में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि चाहे कम मार्क्स में हो या ज्यादा मार्क्स में हो, आपको एक क्वेश्चन इस लेक्चर से जरूर मिलेगा। क्लियर है, ये बोर्ड के एग्जाम में, वो चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कहीं की, क्योंकि ये दोनों में है सिलेबस। तो खास करके यूपी बोर्ड में तो ये क्लियर है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में तो ये 9th में भी प्रूफ है इसका। तो सीबीएसई बोर्ड का तो नहीं, लेकिन यूपी बोर्ड में तो क्लियर है, सीबीएसई बोर्ड में तो क्लियर है कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट रूट 2, रूट 3, रूट 5। आपके सिलेबस में सिर्फ रूट 2 और रूट 3 तक दिया है, रूट 5 भी आप शामिल कर लीजिए। तो यही तीनों को आप तैयार करना है बस, और कुछ नहीं, और आगे नहीं है। रेशनल नंबर में, रेशनल में रूट 2 और रूट 3 का ही प्रूफ है आपके यहाँ सिलेबस में। तो इज एंड इरेशनल नंबर, तो जो तरीका हम आपको किसी एक के लिए बताएंगे वही शेष 2 के लिए भी आपको
एकदम बिल्कुल सेम टू होगा, बस जहां 2 लिख रहे हो वहां 3 लिख दोगे, जहां 2 लिख रहे हो वहां 3 लोगे। इसकी 2 प्रॉब्लम होती है, पहली प्रॉब्लम ये है और दूसरी प्रॉब्लम मैं और आपको बता दूंगी, यानी 2 प्रॉब्लम में आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको 2 प्रॉब्लम देखना है, आप देख लीजिए। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि आपको √2 या √3 या √5 जो है ये इरेशनल है, कैसे प्रूव करेंगे। तो हाउ यू प्रूव √2 और √3 या √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए अब देखिए, एक अजम्पशन मेथड आप जो है ट्रायल एरर मेथड होता है, जिसको कंट्राडिक्शन मेथड भी कहते हैं, तो उस मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या है कि हम कुछ नहीं समझ में आता है तो कोई चीज को हम गलत मान लेते हैं, कोई चीज को हम क्या करते हैं, गलत मान लेते हैं। और गलत मानने के बाद आप जिस चीज के लिए कंट्राडिक्ट कर रहे हो उस चीज को प्रूव कर दो। जैसे जिस चीज की समस्या है उस चीज को प्रूव कर दो। अगर वो चीज नहीं फॉलो कर रहा है तो कभी कभी गलत रास्ते से हम सही रास्ते पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो प्रूव करना है इसको हम ऐसे ही प्रूव करते हैं, यानी कि इसको हम गलत मान करके इसको सही रास्ते पर आएंगे। यानी कि अगर हम गलत मानते हैं तो आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराइए गलत वाली, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जो वो कह रहा है वही सही है। भाई सिंपल सा है। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हारा मैथ का टीचर हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं सर आप हमारे मैथ के टीचर नहीं है, तो चलिए ठीक है, आप प्रूव करिए कि आप हमारे मैथ के टीचर नहीं है। अगर आपने ये बात प्रूव कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन आपने प्रूव ही नहीं कर पाया तो इसका मतलब आपकी जो आप कह रहे थे वो गलत है। तो इसका मतलब मैं जो कह रहा था वही सही है। तो बिल्कुल यही केस यहाँ पर है। अब √2, √3, √5 ये सभी हम जानते भी हैं कि ये सभी क्या है, इरेशनल हैं, लेकिन अब इसको प्रूव करना है। अब प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, इसके साथ कुछ कर नहीं सकते। तो एक काम कर सकते हैं कि हम इस चीज को, जैसे मैं कह रहा हूं कि √2 इरेशनल है, आप कह रहे हो नहीं इरेशनल है, तो चलिए ठीक है, आप कह रहे हो इरेशनल है, मैं कह रहा हूं रेशनल है। तो आपने कहा कि सर जो है ये कैसे रेशनल है, आप प्रूव करके दिखाइए। तो मैं क्या करूंगा, इसको रेशनल की कंडीशन इसमें बताऊंगा आपको, भाई रेशनल होता है इसलिए ऐसा है हो सकता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं रेशनल नहीं प्रूव कर पाया तो इसका मतलब आप जो सोच रहे थे वही सही है, आपने जो सोचा वो सही है। तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी थ्योरी को हम इसमें प्रूव करने में यूज करते हैं। बात समझ रहे ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस थ्योरी के सेट हम इसको यूज करते हैं। तो अब एक काम करते हैं, यहां पर हम इसको जो है लेट कर लेते हैं कि लेट। अब लेट में मतलब जैसे कि पॉसिबल अगर हो, हम लेट करते हैं तो आपको पता है कि कोई चीज क्लियर नहीं है, तो लेट इफ पॉसिबल ऐसे भी कर देते हैं, या इफ जो है यूज एग्ज्यूम कर ले, लेट अस एग्ज्यूम भी कर सकते हैं। तो लेट इफ पॉसिबल मतलब अगर हम ऐसा मानते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल हो, तो ये नहीं कि हम नहीं ऐसा कर ही लेंगे। हम मान लें कि लेट इफ पॉसिबल √2 इज रेशनल, या ऐसा लिख लें √2 इज नॉट इरेशनल। ये मान लेते हैं। अगर मैं ये मान लूं कि √2 जो है वो नॉट रेशनल है, इरेशनल है, तो जैसे ही आपने ये माना कि ये रेशनल इरेशनल नहीं है, तो दैट इज मीन्स हुआ कि ये रेशनल होगा। आप अगर इसको कहते हो ये इरेशनल नहीं है, तो दैट इज मीन्स क्या हुआ, दैट इज मीन्स कि √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल, ये होगा भाई। अगर आपने ये माना तो √2 इज रेशनल नंबर कर दो। ये बात समझ गए होंगे आप। इस 2 सेंटेंस को, यही काम 3 होता तो 3 करते, 5 होता तो 5 करते। बस सब इतना ये सेंटेंस जो बताया हूं, पहला सेंटेंस जो यूज कर रहा हूं, ये सभी के लिए सेम है कि हमने मान लिया कि अगर पॉसिबल है तो, ऐसा नहीं कि नहीं है तो कभी कर पाए, अगर ऐसा है तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है, रेशनल, इरेशनल नहीं है। तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, तो ये रेशनल हुआ। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है, तो रेशनल होगा, कंफर्म है। तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया। अब अगर आप कहते हो कि ये रेशनल है, तो जैसे ही आप कहेंगे कि ये रेशनल है तो इट मीन्स क्या हुआ, देन बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर की डिफिनीशन से वी कैन राइट
क्या रख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू, ये बात लिखना बहुत जरूरी है, पी एंड क्यू आर इंटीजर, P and Q are integers such that Q not equal to 0, such that P and Q have no common factor, such that P and Q have no common factor except one, no common factor except one। यही बात अभी पीछे मैंने बताई थी आपको, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बताया था। दैट इज मीन्स क्या होगा कि एचसीएफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्या आएगा 1। दैट इज मीन्स कि एचसीएफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1। इसको लिखना जरूरी नहीं है, आप इतना तक लिख दिए वही बहुत है। तो इतनी बात आपको ये लिखना ही लिखना है। जब तक आप इतनी बात नहीं लिखेंगे तब तक आपका यहाँ कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी जितना मैंने यहाँ लिखा है। प्रूव करने के लिए मैंने 2 स्टेप अभी बढ़ा है, अभी इसके और आगे स्टेप हैं। ये सब ही आप स्टेप याद कर लीजिए कि फर्स्ट स्टेप में आप ये लेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेट करेंगे। दिए गए नंबर को इरेशनल नहीं है ऐसा मान करके हम इसको रेशनल मान लेंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, रेशनल नंबर की डिफिनीशन लिखेंगे कि √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, √2 इक्वल टू पी बाई क्यू। जहां पर पी और क्यू रेशनल की कंडीशन बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल जो भी मैंने पीछे आपको नोट कराया था स्टार्टिंग में, वही फॉर्म बताइए। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू 0 सच दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। दैट इज मीन्स कि एचसीएफ ऑफ पी क्यू जो होगा वो 1 होगा। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े। फिर आई होप कि आपको आ गई होगी। तो आगे रफ भी करना पड़ सकता है, तो ऊपर हम रफ कर दे रहे हैं या नीचे एक लाइन और बढ़ा देते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन बनाए हैं √2 और पी बाई क्यू को, इसी को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो स्क्वायरिंग both the sides, squaring both the sides, we get ये नीचे एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं ताकि ऊपर जगह मिल जाए आपको। तो इसके बाद अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, इसी का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा रफ कर दे रहे हैं ऊपर से। तो स्क्वायर करिए आप, देखिए क्या मिलता है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए √2 इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल टू इम्प्लाइज दैट आ जाएगा कि 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यही ना, कि 2 इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल अपॉन क्यू स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि इम्प्लाइज दैट अगर इसको यही कर दे तो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो दैट इज मीन्स क्या हुआ, अगर ये है तो दैट इज मीन्स क्या है, आप ये जानते हैं कि अगर किसी का स्क्वायर अगर डिविजिबल है, इस मीन्स क्या हुआ कि ये पी से क्यू से क्या है, पी जो है वो 2 से डिविजिबल हुआ। इट मीन्स क्या हुआ कि पी जो है वो क्यू से डिविजिबल हुआ। तो इम्प्लाइज दैट 2 is divisible by p स्क्वायर। p स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है। दैट इज मीन्स अगर
p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स हुआ कि p भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, p भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। क्योंकि अभी कल एक थ्योरम मैंने बताया था जब आपको पढ़ा रहा था फंडामेंटल थ्योरम, वहां पर एक नोट मैंने लिखवाया था कि अगर a स्क्वायर b से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा b से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने आपको याद हो बताया था, अगर 16 जो है 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कराएगा। बस इसी को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्क्वायर कर दिया, फिर इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो देखो q स्क्वायर 2 का फैक्टर है, तो इट मीन्स कि ये क्या होगा 2 इसके नीचे जाएगा तो यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई है ना ये फैक्टर, तो p स्क्वायर जो है वो क्या है, इससे जो है 2 डिविजिबल होगा, कंफर्म है। तो वही यहाँ लिख रहा हूँ कि 2 जो है वो p स्क्वायर से डिविजिबल है, तो 2 कंफर्म है कि ये p से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। अब इट मीन्स क्या हुआ, यहां लिख सकते हैं आप, यहां सेंस करके लिख दीजिएगा 2/2q स्क्वायर implies that 2/2q स्क्वायर implies that 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, एंड कर दीजिए दोनों सेम है। तो ये कंडीशन हमने इस डिफिनीशन को यहाँ यूज कर लिया है इसके साथ। ये तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए आप, इसको क्या कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए कि p इज डिविजिबल बाई 2, p इज डिविजिबल बाई 2। पहला आपने केस मारा कि p इज डिविजिबल बाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दूसरे केस के लिए आप देखिए क्या करेंगे। तो अब बिना रफ्ट किए तो आपको आगे हम बता नहीं सकते हैं, तो एक बार देखिए हम इस चीज को दोबारा बता दे रहे हैं। अगर आपको समझ में आ नहीं है तो इसको समझ लीजिए अगेन, उसके बाद इसको रफ करके हम आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब बिना रफ्ट किए आगे कर नहीं पाएंगे आप। तो यहाँ तक की बात एक बार फिर से हम पहले स्टेप और दूसरे स्टेप को सही समझा देते हैं, फिर तीसरे स्टेप पर जाएंगे। तो देखिए पहले स्टेप पर मैंने क्या किया था कि √2 को इरेशनल नहीं माना, मैंने √2 को रेशनल मान लिया, और रेशनल मानने के बाद जस्ट रेशनल की डिफिनीशन लगा दी है। रेशनल की डिफिनीशन जो होती है वो p/q के फॉर्म में नंबर आएगा। अगर आपने √2 को रेशनल माना है तो p/q के फॉर्म में आएगा, और p/q के फॉर्म में आएगा तो स्टैंडर्ड रेशनल फॉर्म मानेंगे इसको आप। तो स्टैंडर्ड में मैंने अभी आपको पीछे शुरू में बताया था कि ये क्या हो जाएगा, ये p और q में इंटीजर होगा, और ये कोई भी कोप्राइम नंबर मतलब कोई भी फैक्टर नहीं आएगा एक्सेप्ट q1। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, इसी का बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया है, ये इसी का बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया है। तो उसके बाद में स्क्वायर करने के बाद आप इसको करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप जानते हैं कि ये 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर, तो 2 का मल्टीप्लाई q स्क्वायर है। अब जान लो जैसे q स्क्वायर से डिविजिबल था, तो q स्क्वायर से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हुआ अगर हम यहाँ से ये हटा स्क्वायर क्या करें हटा दें, तब भी तो ये q से p स्क्वायर से डिविजिबल होगा p से। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 2p स्क्वायर से डिविजिबल है तो 2 क्या होगा p से भी डिविजिबल होगा। इट मीन्स कि अगर p से ये 2 डिविजिबल हो रहा है, 2 यदि 2 से p डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब इसमें एक कॉमन आएगा p। तो उसीलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के अभी छोड़ दीजिए, हम दूसरे इक्वेशन पर बात करते हैं। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि 2 डिवाइड्स p, इसको क्या पढ़ते हैं 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो बाय डिफिनीशन 2 डिवाइड्स p हो जाएगा। आपने पीछे पढ़ा था कि a डिवाइड b स्क्वायर, तो a डिवाइड b। तो इसी तरीके से ये लिखा हुआ है कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, दैट इज मीन 2 डिवाइड्स p। अब एक बात ये बताओ, p जो है वो 2 का फैक्टर है, 2 से डिवाइड है। इट मीन्स अगर हम यहाँ लेना चाहें तो इम्प्लाइज दैट हम p को 2 का मल्टीप्लाई करके कोई नंबर ले सकते हैं, सम इंटीजर्स। जैसे देखो हम यहाँ लिख सकते हैं कि p इक्वल टू इम्प्लाइज दैट, इस कंडीशन से मैं बता रहा हूँ, इट मीन्स कि 2r, p इक्वल टू 2r ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि r सम इंटीजर्स, r सम इंटीजर, r सम इंटीजर ऑफ r, r सम इंटीजर r। हम यहाँ क्या करते हैं, r के कुछ, r एक इंटीजर है, उस r इंटीजर के लिए हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, p जो है वो 2 का मल्टीप्लाई है,
इसलिए मैंने p की वैल्यू को r के साथ, सम इंटीजर्स कोई r है जिसका कुछ भी लेंगे आप, जैसे 1 2 3 कुछ भी लोगे तो ये p से ऑलवेज क्या होगा, डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी वही कंडीशन थी, आपको ये नहीं पता है p क्या है, बस ये पता है कि p जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 डिवाइड्स p है, यानी p जो है वो 2 से डिविजिबल है, इतना पता है। तो आपने क्या किया, p जो है 2 से डिविजिबल है, तो मैंने कुछ इंटीजर्स के लिए p मान लेता हूँ कि p इक्वल टू किसके बराबर है, 2r है। आप यहाँ m ले लीजिए, c ले लीजिए, a ले लीजिए, b लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि आप ये कहते हो कि p जो है वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन p की वैल्यू नहीं पता है, तो हम मान सकते हैं ना कि p जो है वो 2r के फॉर्म में है, 2m के फॉर्म में है, 2a के फॉर्म में है, 2b के फॉर्म में है, जहां a b m n ये सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे, तभी तो कटेगा। तो ये आपने इसको लेट किया। अब अगर आपने p की वैल्यू इक्वल टू 2r लिया है ऐसा, तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसी वैल्यू को उठा करके आप इक्वेशन जो आपका मेन था वहां पर आप रख दीजिए। तो अगर आप देखें तो इसको अगर रखें तो अब यहां पर इक्वेशन तो है नहीं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का, ये है, यहां पर देखो ये इक्वेशन है, हमारे पास 2q स्क्वायर है और p स्क्वायर है। तो इसी वैल्यू में 2q स्क्वायर और p स्क्वायर में जो यहां पर लिखा हुआ है, इसी में हमारे पास p स्क्वायर की वैल्यू अगर रखें तो इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इस वैल्यू को आप क्या करिए, यूज कर दीजिए, इस वैल्यू को यहां पर यूज कर दीजिए p स्क्वायर की जगह पर। तो p स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, इंप्लाइज दैट, इधर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा, यहां पर ये p स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाइए तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आप क्या करिए, 2 से यहां से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, जहां r क्या है, सम इंटीजर्स, यहां पर r क्या है, सम इंटीजर्स है। अब जैसे यहां पर आप देखिए 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर था, सेम यहां मिल रहा है नहीं, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब जैसे ही q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर आपने लिखा तो दैट इज मीन्स क्या होगा कि q जो है यानी q स्क्वायर, ये जो है 2 से डिविजिबल है, यानी 2 इसके नीचे आएगा ना, 2 यहां ला सकते हो। अब देखो इस 2 को यहां हटा दो तो बाई 2 आएगा नहीं आएगा, ये तो 2 से डिवाइड हो गए q। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट q 2 डिवाइड बाई q स्क्वायर, 2 डिवाइड बाई q स्क्वायर, इंप्लाइज दैट अगर 2 डिवाइड बाई q स्क्वायर है तो इट मीन्स 2 डिवाइड बाई q, 2 डिवाइड बाई q, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। टू डिवाइड बाई क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी वही कंडीशन लगेगी जो कल मैंने फंडामेंटल थ्योरम में आपको सेकंड नोट्स लिखवाया था कि अगर a स्क्वायर डिवाइड बाई बी तो देन a डिवाइड बाई बी। तो इसी यहां पर उसी थ्योरम को हम यूज करेंगे। तो आप ये 2 इक्वेशन बना लिए, आपने क्या बना लिया, 2 इक्वेशन, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आपको उसके बाद जब स्क्वायर किया था उसके बाद ये दोनों समझ में आना चाहिए, और इसी चीज को मेरा मेन समझाने का मकसद है कि इसको कैसे आप करेंगे। तो यहां तक तो आप पीछे नीचे तो आप समझ ही गए थे, जिसको हम रख कर दे रहे हैं नीचे, ताकि आपको इसी पेज पर आ जाए पूरा क्वेश्चन का सलूशन, जिससे आपको हम समझा भी सके। तो अब आप देखें यहां पर 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स q। आप 2 इक्वेशन देखिए, अपना पहला और दूसरा इक्वेशन देखिए, क्या कह रहे हैं, 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स q, यही तो बोले रहे हैं आप। मैंने सिंबल लिखा था आपको अगले लेक्चर में, जो पीछे वाला लेक्चर लिए हैं उसमें आप देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, वहीं से मैंने इसको लिया है। तो 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स q, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे ही कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बी कंक्लूड दैट मतलब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, इस दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ये कह सकते हैं। आप पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2 डिवाइड्स p कह रहा है, इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है, 2 डिवाइड्स q कह रहा है। तो दैट इज मीन्स क्या हुआ
कि P और Q में कोई नंबर कॉमन 2 है, तभी तो आप दोनों को 2 से डिवाइड कर रहे हो। अगर आपने P को भी 2 से डिवाइड कर दिया, कह रहे हो P 2 से डिवाइड है, Q 2 से डिवाइड है, इसका मतलब हुआ कि P और Q में दो एक कॉमन नंबर है उसमें, तभी वो डिवाइड हो रहा है। तो इसी बात को यहां हम लिख रहे हैं कि फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट कि P and Q हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 2 या 2 हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q। तो अगर ऐसा है तो यहीं पर हमारी बात गलत भी साबित हो रही है। हमारे पास हमने P और Q के लिए स्टार्टिंग में जहां मैंने लिखा था इरेशनल नंबर की डिफिनीशन कि P और Q को प्राइम है, एचसीएफ उसका 1 है, जबकि एचसीएफ इसका क्या आ रहा है, P और Q का 2 आ रहा है, 1 के अलावा भी तो आ रहा है 2। आपने कहा था कि ये को प्राइम है, इसमें कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि आप क्या कर रहे हैं, इसमें 2 कॉमन फैक्टर ला रहे हो। तो यही चीजें कंट्राडिक्ट कर रही हैं। आपने जो लेट किया और मैंने जो किया उसमें दोनों में यही कंट्राडिक्ट है। तो यहीं पर हमारा जो मैंने लेट किया था, जो मैं मान रहा था इसको इरेशनल, वो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इरेशनल मानने के अकॉर्डिंग इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर 1 2 आपको मिल रहा है। तो इसलिए ये बात साबित हो रही है कि हमने जो माना था, जिस रास्ते से मैं चल रहा था, वो रास्ता गलत है। और जब गलत है तो इसका मतलब जिस रास्ते से आप बता रहे थे वही सही है, जो आपने बोला था वही सही है। तो यही बात को यहाँ पर हम, जो आपको मैं अभी बोल रहा था इतनी बात, ये सारी जो मैंने बोला है, उसी बात को यहाँ हम कंक्लूड करेंगे इसको। कंक्लूड दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, दैट 2 is a common factor of P and Q. 2 is a common factor of P and Q, which is a contradiction, which is a contradiction, which is a contradiction, which is a contradiction। मतलब ये जो मैंने माना था उसका कंट्राडिक्ट हो गया, यानी कि मैंने P और Q में माना था कि 1 ही कॉमन फैक्टर है, जबकि इसमें 2 आया, ये कंट्राडिक्ट है, यानी कि ये गलत है, ये उल्टा हुआ है, कंट्राडिक्ट है। बिकॉज, क्यों कंट्राडिक्ट है ये भी बता सकते हैं, बिकॉज we have assumed मतलब मैंने माना था, यानी मैंने मान चुका था, we have assumed that P and Q, assumed that P and Q have no common factor, Q have no common factor except one. P and Q have no common factor except 1. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, आप कह सकते हैं therefore our assumption assumption is wrong. Our assumption is wrong. Hence root 2 is an irrational number. Root 2 is an irrational number. यही आपका प्रूफ हो। बात समझ रहे ना? तो ये लास्ट में आप जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।
तो लास्ट 2 स्टेप तो आपको समझ में आ गया था, जहां तक आपने लेट किया था, इरेशनल बनाया था। बात यही दोनों में समझना है, आप इस दोनों को समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, अभी यहां पर बना हुआ है, ये आपको लेट किया गया है, ये क्या किया गया है, यहां पर लेट किया गया है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये लेट किया गया है, ठीक है। तो क्या किया गया था, आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया था, तो स्क्वायर करने के बाद आप 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आएगा, फिर यही इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आएगा। तो जब आपने देखा कि ये 2 का फैक्टर है, तो इसका मतलब 2 जो है p को डिवाइड करेगा तभी तो इंटू हुआ, ये p बाई 2 आएगा ना, यहाँ पर ये p बाई 2 लिखा जा सकता है ना, 2 यहां से हटा के, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं यही पर ये कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, इट मीन्स टू डिवाइड्स p स्क्वायर। और आपने जो कल थ्योरम पढ़ाया था एक नोट्स, कि अगर p डिवाइड q स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। यहाँ देखिए 2 स्क्वायर, तो यहाँ 2q स्क्वायर बाई p स्क्वायर, तो दोनों केस में एक होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड p। अब ये इक्वेशन छोड़ दीजिए यहां पर इसको बना के। अब एक काम करो, अगर आप कह रहे हो कि 2 डिवाइड p यानी कि p 2 का फैक्टर है, तो इसका मतलब हम p को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो बस वही उसी को लिखने के लिए मैंने r लिया है, ये बात यहाँ कंफ्यूज नहीं करिएगा। आप यहाँ r इसको क्यों ले रहे हो, क्योंकि आप यहाँ कह रहे हो कि 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, तो p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि p के पास 2 का कोई नंबर है फैक्टर में, तो हम उसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं p को, कि p को हम लिख सकते हैं 2r। आप यम लिख लो, कुछ भी लिख लो, उससे कोई डाउट नहीं पड़ता है, r कुछ भी। r क्या है, कोई सम इंटीजर्स, फॉर सम इंटीजर्स मान लो ये होगा ऐसा, ऐसा जो है, जैसे मान लो p2 से डिवाइड है तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये सभी क्या होंगे, डिवाइड होंगे p से, क्योंकि p2 से डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ सम इंटीजर r। अब जब यह कह रहे हो p इक्वल टू 2r, तो p की वैल्यू आप स्क्वायर करोगे, p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर आ जाएगा। और इस वैल्यू को अगर आप यहाँ उठा के रख दो, इस वाले इक्वेशन फर्स्ट जो ऊपर बना था उसी में रखोगे, तो ये आ जाएगा कितना, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहाँ से 2 4 काट दो तो आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब फिर यहाँ देखो q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है, q स्क्वायर क्या है, 2 से डिवाइड है, तभी तो 2 उधर गया है, मल्टीप्लाई में 4 इंटू है 2। तो अगर 2 से ये डिवाइड है तो लिख सकते हो 2 डिवाइड्स qr स्क्वायर। अब आपने पढ़ा है, कल थ्योरम एक पढ़ाया था कि अगर a स्क्वायर डिवाइड बाई b है तो a आल्सो डिवाइड बाई b होगा, तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड q। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब पूरी थ्योरी जो है, ये पूरी जो थ्योरी लिखी गई है, इसी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंट्राडिक्ट कराई गई है। तो आप p और q में देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन को देखिए, तो लिखा है फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम 1p एंड q। इन दोनों इक्वेशन से हमने कंक्लूड किया कि p और q के पास क्या है, 2 कॉमन फैक्टर है, विच आर कंट्राडिक्ट। देखिए यही लिखा हुआ है आगे, p एंड q विच इज अ कंट्राडिक्शन, जो कि क्या है, कंट्राडिक्शन है। क्यों कंट्राडिक्शन है बता दीजिए। बिकॉज वी हैव एग्ज्यूम्ड, मतलब माना था कि दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, इसलिए कंट्राडिक्ट हुआ। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन, यानी कि जो मैंने माना था, जो मैंने एग्ज्यूम किया था, इज रॉन्ग, वो गलत हो गया। तो हेंस जो आप कह रहे थे यानी कि √2 इज इरेशनल है, तो वो वहां पर सही हो गया, वही आगे लिखा हुआ है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और इसको आप 2-3 बार जो है, इसको जब तक कि आप पूरी थ्योरी इसको समझ नहीं जाते, 3-4 बार इस वीडियो को देखिए और नोट करिए। 2 पर मैंने किया, जहां जहां 2 है वहां वहां 3 हो जाएगा, वहां वहां 5 हो जाएगा, और सेम कंडीशन पूरा क्वेश्चन वही होगा जितना किया गया है। तो आई होप कि आपको, जैसे अभी यहाँ 3 होता तो ये 3r मान लेते हम, जब 5 रहेगा तो 5r मान लोगे, क्योंकि 5 कॉमन देगा, 2 कॉमन देगा, ठीक है, 3 कॉमन देगा, तो वो सारी चीजें आप ऐसे करोगे। तो ये पहला क्वेश्चन इस पर था। तो इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, मैं उसको भी थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूँ, 5 मिनट और टाइम लेंगे आपका। तो चलिए देखते हैं, ये दूसरे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। तो ओके, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के ही क्वेश्चन है। 1.3 का दूसरा ही क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1.3 का, एक्सरसाइज की 1.3 का ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी तरीके के बाकी के क्वेश्चन जो उसमें दिए गए हैं, अगर आपको जो मिक्स क्वेश्चन आएगा जिसमें रेशनल और इरेशनल इन्वॉल्व होगा, जैसे जो मैंने 2 नोट्स नीचे लिखवाया था, जहां रेशनल और इरेशनल इन्वॉल्व होगा, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे कोसेंट हो, या कुछ भी हो, उस तरीके के क्वेश्चन को जो मैंने बताया जाने जा रहा हूं, इसी मेथड से करेंगे आप। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये आप कह रहे हैं रेशनल नंबर, तो आप सबसे पहले इसको क्या कर लो, लेट कर लो, कि लेट
लेट अस एज्यूम कर लो, लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी। देखिए टू द कंट्रेरी मतलब हम इसके विरोध में मान रहे हैं, टू द कंट्रेरी, टू द कंट्रेरी मतलब इसका उल्टा, हम इसके उल्टे में मान रहे हैं, टू द कंट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने मान लिया, लेट अस एज्यूम, आप जो पहले माने थे उस तरीके से भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। लेट अस एज्यूम, मैंने ये माना कि द कंट्रेरी, टू कंट्रेरी, उसके उल्टे में दैट इतना इज रेशनल। ठीक है, हमने ये माना रेशनल है। अगर जैसे ही आप ये मानते हैं रेशनल है, देन बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल, देन बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल। अब इस चीज को लिखना बार बार, अगर आपको लगता है नहीं बार बार लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो आप ना भी लिखिए, उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप लिखते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि आप डिफिनीशन लगाओगे तो ये पता होना चाहिए कि हाँ क्या होगा। तो बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल 3 + वी कैन राइट 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब अगर ऐसा है तो आप यहाँ थोड़ी मैथ लगा लो, तो ये आ जाएगा 2√5 इक्वल टू P/Q -3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो P - 3Q/Q ये हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हो। अगर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा इक्वल टू, या इंप्लाई दैट यहां कर दे रहे हैं, इधर दिख रहा होगा कि √5 इक्वल टू आ जाएगा P - 3Q/2Q। ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, या इक्वेशन डालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ, इक्वेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। अब यहीं पर हम इसको देखिए, यही समझना है। अब इस तरीके से कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा जहां एक तरफ रेशनल हो एक तरफ इरेशनल हो, तो वही आपका कंट्राडिक्ट कर जाएगा। जहां एक तरफ रेशनल हो और एक तरफ इरेशनल हो तो वही कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर रफ कर दे ताकि ऊपर लिख देंगे। तो अब एक बात समझिए जो मैंने आपको बताया था, आप देखो यही समझना है कि √5 क्या है, इरेशनल है। अभी मैंने पीछे लिखवाया था आपको कि आप वी नो दैट √5 इज इरेशनल बट P - 3Q/2Q इज रेशनल। क्यों? क्योंकि P और Q इंटीजर है, P और Q क्या है, इंटीजर है। और आपको पता है कोई भी इंटीजर जोड़ो या घटाओगे या डिवाइड करोगे तो वो क्या देगा, इंटीजर ही देगा। तो इस मतलब हुआ कि ये रेशनल का फॉर्म देगा, P और Q क्या होगा, रेशनल होगा। तो यहाँ यही बात कंट्राडिक्ट हो रही है, कभी इक्वल, कभी रेशनल और इरेशनल इक्वल थोड़ा हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो यहाँ जबकि ये इक्वल दिखा रहे हो तुम, यहाँ पर क्या दिखा रहे हो कि √5 इक्वल टू दिस, और इट इज ए रेशनल, ये रेशनल है, ये इरेशनल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये रॉन्ग है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, नॉट इक्वल टू। तो सो इट इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज आल्सो रॉन्ग। तो इट मीन्स जो आप मान रहे थे वो गलत है, तो जो आप कह रहे थे वही सही है। तो इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं आगे, ऊपर लिखने या नीचे यहाँ। तो अब यहां लिखेंगे इंप्लाइज दैट, वहां से दिख रहा होगा, इंप्लाइज दैट, दैट इट मीन्स क्या हुआ कि √5, या सिंस लिख सकते हैं, सिंस √5 इज इरेशनल, इज एन इरेशनल, या इरेशनल जैसे भी लिखें, इज एन इरेशनल, √5 इज एन इरेशनल, and P - 3Q/2Q is rational, is rational।
विच आर कंट्राडिक्ट, विच आर कंट्राडिक्ट, विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज, यहां नीचे विच इज अ कंट्राडिक्शन, क्यों? बिकॉज रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल, कंट्राडिक्शन सिंस, यहां कंट्राडिक्शन के बाद यहां लिख रहे हैं सिंस √5 नॉट इक्वल टू p-3q by 2q, समझ रहे हैं ना? सो इट इज कंट्राडिक्शन, therefore our assumption is wrong, therefore our assumption is wrong। इसका मतलब हुआ कि हमारा assumption क्या हो गया? wrong हो गया, यानी जो मैंने माना था वो क्या है? गलत है। तो therefore the given number, यहां लिख सकते हैं therefore the given number, यहां लिख दीजिए therefore, या hence the given number, the given number 3 plus 2 √5 is irrational, is an irrational। यही मुझे प्रूव भी करना था। बात समझ में आई? अब इस तरीके से यही दो क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके यहाँ आता है तो यही दो क्वेश्चन आएगा बस, और नहीं आएगा। तो इस जो पहले इस लेक्चर में आपको यही दो क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आई हो आप समझ गए होंगे। आपको ये दिया था, आपने इसको रेशनल लेट कर लिया, रेशनल लेट करने के बाद इसको p/q फॉर्म में लिखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके √5 इक्वल टू p-3q/2q आया। क्योंकि ये दोनों गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √5 ये रेशनल नंबर है, इरेशनल है, और p-3q/2q क्या है? रेशनल है। तो दोनों जब रेशनल है तो विच इज कंट्राडिक्शन, तो यही कंट्राडिक्ट कर रहा है कि क्योंकि ये इतना नॉट इक्वल टू इसके है। सो आवर अजम्पशन जो मैंने माना था वो गलत हो गया। अगर वो गलत हो गया तो इसका मतलब जो दिया गया है वो क्या है? सही है। तो आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये आपकी 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। आप इतना कंप्लीट करिए, जो आपका एग्जाम्पल दिया है उसको करिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए, और भी जो आपके पास बुक है उसकी हेल्प से क्वेश्चन करिए। बाकी हम आपको आगे जो यहाँ पर कल के लेक्चर में, यानी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे आगे आपको जो टॉपिक होगा वो रेशनल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस के कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम कवर करेंगे। और उस लेक्चर के साथ ही हो सकता है आपका एक पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो। तो आप इस पर क्वेश्चन करिए और में करिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।